नमस्कार। मैं हरिराम जी कुमार साहनी सिंहवाड़ा प्रखंड में प्रशिक्षण कार्य में था और जिला से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो इस प्रशिक्षण के आधार पर प्रखंड में प्रशिक्षण देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु हमने देखा कि प्रशिक्षण में लोग गंभीरता से प्रशिक्षण नहीं ले पा रहे थे। तो यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि अगर प्रशिक्षण गंभीरता से न ले पाए हों तो पुनः इस प्रशिक्षण कार्य को कैसे देखें और जानें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे किस प्रकार दूर करें, इसके उद्देश्य से हमने यह वीडियो बनाने का निर्णय लिया। इस वीडियो में हो सकता है कुछ ऐसे कोड या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इस प्रशिक्षण के उपरांत भी कन्फ्यूजन में रहे, यह वीडियो देखने के बाद भी रहे। तो इसके लिए सबसे उत्तम उपाय होगा कि अपने क्षेत्र के जो मास्टर ट्रेनर होंगे उनसे संपर्क करें, चार्ज पदाधिकारी माननीय BDO साहब हुए उनसे संपर्क करें और फिर अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। क्योंकि इस प्रपत्र जो द्वितीय जाति आधारित जनगणना है, इसके जो प्रपत्र भरने हैं इसमें बहुत बारीकी से भरने की आवश्यकता है। इससे संबंध में जो भी जानकारियां हमें देने को मिल रही है या जो हम दे पा रहे हैं, हम अपना अथक प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छे तरीके से जानकारी दे पाएँ। हम अपनी जानकारी के आधार पर, प्रशिक्षण जो प्राप्त किए हैं उसके आधार पर और जो हमने PPT पढ़ा है उसके आधार पर, उसमें भी हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन हमारे बाद भी रह जाए। तो ऐसा नहीं कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो बिल्कुल हमारी समझ बिल्कुल सही है। इस पर भी अगर कन्फ्यूजन बने तो अपने क्षेत्र के मास्टर ट्रेनर से संपर्क करें और जो चार्ज पदाधिकारी BDO सर हैं उनसे संपर्क करके आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, या हमसे कॉल संपर्क भी करके बात कर सकते हैं। तो हम इस पर कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो द्वितीय जाति आधारित जनगणना है उसमें देखिए इस तरह का प्रपत्र भरना है। ये प्रपत्र वीडियो में ठीक दिख रहा होगा आप लोग को। ये प्रपत्र भरना है, मूल रूप से यह प्रपत्र भरना है और जो मोबाइल है उस मोबाइल पर काम करना है। तो ये प्रपत्र जो है इसमें आप लोग देखते होंगे कि जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसको लोकेशन विवरण कहते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको लोकेशन विवरण कहते हैं। जो बीच वाला हिस्सा है उसको आंकड़ा संकलन कहते हैं। तीसरा जो है विकल्प एवं कोड है और चौथा है स्वघोषणा एवं हस्ताक्षर। तो हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग देख लिए होंगे और ये प्रपत्र जो भी ट्रेनिंग करने वाले होंगे, प्रगणक हो या सुपरवाइजर हो, सबको मिल गया होगा। अब आते हैं इस पर हम कैसे भरें, विकल्पों को कैसे चयन करें, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इस प्रपत्र को भरने से पहले क्या करें क्या ना करें, इस चीज़ को जानना जरूरी है। पहले हम बताते हैं कि क्या करें। इसमें सबसे पहले जानना है, हमने थोड़ा सा होमवर्क किया है और इसके बाद लिख करके रखा है कि किस तरह से इस वीडियो को तैयार करें ताकि आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद भी अगर रहे तो फिर बताए ही हैं, संपर्क कर लें आप अपने वरीय ट्रेनर से। तो क्या करें, इसमें सबसे पहले है कि प्रपत्र को भरने में सतर्कता बरतें, बिल्कुल सतर्कता बरतें, यानी सही डाटा भरें। सतर्कता अनिवार्य है। सबसे पहला काम है इसमें सतर्कता, पूरी तरह से सतर्क रहे, कंफर्म हो ले उसके बाद भरे। दूसरा नंबर है कि काला बॉल पेन का उपयोग करें। इसमें काला बॉल पेन, काला बॉल पेन का मतलब है कि जेल पेन नहीं और ब्लू रेड अदरवाइज दूसरा कलम नहीं, यानी काला बॉल पेन का ही प्रयोग करें। तीसरा नंबर है कि कोड जो है वो अरेबिक न्यूमेरिक में हो,
यानी तीसरा नंबर जो हो गया, कोड जो हमको भरना होगा वह कोड या विकल्प जो भी भरना होगा वह अरेबिक न्यूमेरिक में भरना है। ठीक है, अरेबिक न्यूमेरिक के संबंध में हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह के अरेबिक न्यूमेरिक का प्रयोग किया जाता है। अरेबिक न्यूमेरिक के लिए जो कोड का चयन है, जो किस तरह के कोड का प्रयोग किया जाता है, देखिए आप देख सकते हैं नीचे 1 2 3 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह से। वैसे हम इसको अभी लिख करके भी दिखा रहे हैं और प्रयास करें कि यह बॉक्स जो इसमें बना रहे, ये बॉक्स के अंदर रहे। तो 0 को क्या करना है, गोल न करके इस तरह से करना है। ठीक है, 1 में क्या करना है, तो सीधे खींच देना है। 2 में क्या करना है, इस तरह से कर देना है। 3 में इस तरह से कर देना है। ये बॉक्स के अंदर 4 में इस तरह से कर देना है। जो 5 होंगे 5। ठीक है, इसके बाद जो 6 है उसमें इस तरह से है 6, बिल्कुल सीधा खींच देना है, यानी कि बी के आकार का जैसे होता है स्मॉल बी, उस तरह से। 7 में क्या करना है, इस तरह से कर देना है। 8 में क्या करना है, तो 8 का ऊपर का हिस्सा जो गोला बनता है वह छोटा और उसकी अपेक्षा नीचे का जो गोला बनेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा। फिर जो 9 का होगा वह 6 का जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी ऐसे करके खींच दीजिए, ये हो गया 9। ठीक है, तो इस तरह से हम अरेबिक न्यूमेरिक का प्रयोग करेंगे और लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो फील्ड वर्क में परिचय पत्र साथ में रखें। प्रयास करें कि परिचय पत्र आपके साथ में हो, है ना। परिचय पत्र आपके पास में रहे ताकि आपको लोग पहचाने। और 5वां नंबर है कि जब लोगों से मिले तो आदर और सम्मान के साथ बात करें। आदर सम्मान देकर के लोगों से बात करें ताकि लोगों को आपके कार्य में सहयोग करने में अच्छा लगे लोगों को, ताकि आपके साथ किसी तरह की अभद्रता का व्यवहार लोग ना करें। और है कि क्या ना करें, तो क्या ना करें में है कि प्रपत्र को मोड़े नहीं, यानी जो है उस प्रपत्र को अगर मोड़ देते हैं, उलट पुलट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, जैसे ये है और इसको ऐसे मोड़ देते हैं तो फिर ये मुड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा और इसका जब स्कैनिंग होगा तो फिर वो सही से नहीं आएगा। ठीक है, तो मोड़े नहीं प्रपत्रों को। फिर है कि प्रपत्र को भरने में ओवर राइटिंग ना करें। ओवर राइटिंग कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और उस पर व्हाइटनर वगैरह भी नहीं लगाना है, व्हाइटनर भी नहीं लगाना है। इसके बाद है कि जो है अपने मन से किसी का आंकड़ा नहीं भर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर गए और वो कुछ और बता रहे हैं, आप कुछ और भर दिए अपने मन से, ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो क्या ना करें वो भी हमने बता दिया और क्या करें वो भी बता दिए। अब आते हैं इसको भरने के लिए जो है विकल्पों के संदर्भ में हम आते हैं कि विकल्प का चयन किस तरह से करें और कैसे करें। ठीक है, तो पहला जो लोकेशन है उसमें देखिए क्या है, प्रपत्र संख्या भरना है, जो इसके लिए आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध रहेगा मोबाइल ऐप में। जब स्कैन करेंगे उस प्रपत्र को तो उस पर प्रपत्र की संख्या अपने आप आ जाएगी और वैसे प्रपत्र को भर देना है जो आएगा। इसके बाद है बारकोड, तो बारकोड रहेगा उस पर, बारकोड कोड है उसी को स्कैन करना होता है। इसके बाद राज्य है, तो राज्य में बिहार में ये जनगणना का कार्य हो रहा है इसलिए राज्य बिहार होगा। जिला का कोड, जो जिस जिला में आप काम कर रहे हैं उस जिला का कोड होगा। और इसके बाद चार्ज का कोड दिया रहता है ऊपर में, लोकेशन विवरण में आप देखेंगे तो चार्ज का मतलब हो गया ब्लॉक लेवल के जो होते हैं, जैसे ब्लॉक हो गए तो ब्लॉक का जो कोड होगा वह भरना है। फिर आप अपने पंचायत, जिस पंचायत में आप एज ए प्रगणक या सुपरवाइज़र है, तो जो
मतलब पंचायत है, उस पंचायत का कोड भर देंगे। जिस वार्ड में आप काम कर रहे हैं उस वार्ड का कोड होगा, जो मिला होगा चार्ज पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया होगा, दिया गया होगा, उसको भरना है। फिर गणना ब्लॉक है, गणना ब्लॉक भी वार्ड का ही भाग होता है, वो गणना ब्लॉक अलग से मिलता है, उसको भरना है। उपगणना ब्लॉक जहां आप काम करते हैं या तो 01 होता है या 00 होता है, तो ये भरना है। फिर भवन संख्या आपको जो भरनी है, भवन संख्या आप देखेंगे कि जिस घर में हम जा रहे हैं जनगणना करने, लोगों का विवरण लिखने, उस भवन को हमने क्या दिया था, और आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा। जिस परिवार में आप जा रहे हैं उसमें सारा चीज़ डिटेल आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि राजेश के घर गए, तो जैसे मोबाइल में उसका नाम डालेंगे तो उसका सारा डिटेल आ जाएगा कि इनकी भवन संख्या क्या है, इनका मकान नंबर कितना है, परिवार की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी, सारा डिटेल आ जाएगा। फिर है कि मकान संख्या भी हो जाएगा। परिवार का क्रम संख्या, परिवार का क्रम संख्या, मान लीजिए उस मकान में 4 परिवार रहते थे, तो चारों परिवार का अगर आप कर रहे हैं तो पहले परिवार के क्रम संख्या 1 प्रपत्र पर 1 डालेंगे, दूसरे वाले पर 2 होगा, तीसरे पर 3 और चौथे पर 4, यानी उस मकान के चारों परिवार का विवरण आपको इस तरह से 1 2 3 करके लिखेंगे, यानी 01 02 03 और 04 हो जाएगा। इसके बाद उसमें सदस्यों की संख्या, कितने उस परिवार में कितने सदस्य हैं उसकी संख्या लिख देनी है। इसके बाद है वर्तमान पता, वर्तमान पता में गांव का नाम या जो मोहल्ला होगा उसका नाम दे देना है, ठीक है। पिन कोड, जहां आप जनगणना कर रहे हैं वहां का पिन कोड क्या है, तो वहां का पिन कोड आप डाल देंगे। फिर राशन कार्ड, लगभग सबके पास राशन कार्ड होगा, जिन लोगों के पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जिनके पास राशन कार्ड है उनका राशन कार्ड नंबर आप उसमें उपलब्ध हो जाए तो डाल दें। ये लोकेशन विवरण है। इसके बाद आते हैं कि आंकड़ा, जो आंकड़ा संकलन करेंगे उसमें कुल मिलाकर के 17 कॉलम है, और प्रत्येक कॉलम में 3 कॉलम ऐसा है जिसमें हमको भरना है, लिखना है। 3 कॉलम में कौन सा है जिसको शब्द में लिखना है, आप याद रख लीजिए और ध्यान दे दीजिए कि पहला कॉलम है परिवार के सदस्य का पूरा नाम, तो प्रपत्र में जो भरेंगे वह हम भरेंगे देवनागरी में, देवनागरी लिपि में भरेंगे। प्रपत्र में जो हम भरेंगे वो देवनागरी लिपि में होगा, और मोबाइल में जो हम भरेंगे वो मोबाइल में हमारा होगा इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, ठीक है। और इसके बाद जो है दूसरा होगा पिता या पति का नाम, उसमें भी होगा, तो उसमें भी लिखना होगा देवनागरी में। प्रपत्र में आप भरेंगे तो देवनागरी में लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सदस्य का नाम पहला कॉलम, इसके बाद दूसरा कॉलम, और इसके बाद जाति जो है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कॉलम नंबर 8वां, ठीक है। ये 3 जो है उसको देवनागरी में लिखना है, इसको मतलब ये जो कॉलम होगा उसमें लिखना पड़ेगा। पहला में क्या लिखना होगा, उसमें सदस्य का नाम, दूसरा में उसके पिता या पति का नाम, और 8वां कॉलम में जाति लिखना है, और उसके आगे 3 बॉक्स खाली रहेगा, उसका कोड डालना है उसमें। वो आपको अलग से प्रपत्र मिलेगा जिसमें कोड रहेगा। 2 कोड जो इस प्रपत्र में नहीं रहेगा, वह होगा जाति का कोड और दूसरा शैक्षणिक कोड, ये दोनों नहीं रहेगा, ये अलग से मिलेगा। इसके बाद जो है बाकी सबको में केवल कोड भरना है। अब आते हैं इस विकल्प को किस तरह से और कैसे भरेंगे, किस तरह से करेंगे उसको जानेंगे। इसके बाद आता है तीसरा नंबर जो आता है वह है विकल्प और कोड। उसमें जो तीसरा नीचे का भाग होता है उसमें विकल्प और कोड रहता है। तो विकल्प और कोड में आपको याद रखना है कि नीचे में जो कोड है उसकी सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कौन सा कोड इसमें लागू होगा, उस कोड को आपको भर देना है, ठीक है। इसके बाद है स्वघोषणा और हस्ताक्षर का भाग है। स्वघोषणा में जो परिवार का प्रधान होगा, परिवार का जो मुखिया होगा, उसको पढ़ करके सुना दीजिए, या अगर पढ़े लिखे तो वो उनको दिखा दीजिए कि इस तरह का हमने भरा है, आप इसको पढ़ लीजिए और नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर कर लेने के बाद उनका जो क्रम संख्या होगा, परिवार के मुखिया का क्रम संख्या, वो बाईं ओर कोने में है प्रपत्र में, उसको आप भर दें। वो हो गया। अब इसमें आता है कि जो कोड है उसमें कौन कौन से कोड है, किस प्रकार का है, इसको समझ ले। पहले है कि परिवार के जो प्रधान होंगे वह जरूरी नहीं है कि परिवार में जो बुजुर्ग लोग होंगे वही होंगे परिवार के प्रधान। बस ये आवश्यक है कि परिवार में किसी भी काम को करने में निर्णय कौन ले रहे हैं।
या घर पर जो वर्तमान है जो हमें जानकारी दे रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि वो एडल्ट होना चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर उम्र के होने चाहिए, और परिवार की जिम्मेवारी निर्णय लेने का काम वो करते हैं, वो परिवार के प्रधान होंगे। इसमें जैसे दिया गया है, जो प्रशासनिक विभाग से जो बिहार सरकार से निकला है उसमें है कि परिवार का प्रधान आमतौर पर घर के दिन प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन एवं मुख्य जिम्मेदारियों का वहन करता है या करती हैं, और जिनका अंतिम निर्णय होता है वो परिवार के प्रधान होंगे। और बुजुर्ग लोग को लोग बना देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई युवा भी परिवार का प्रधान हो सकता है। अब है इसको भरने में जो है न्यूमेरल अरबिक का प्रयोग करना है, जिसको हमने दिखा दिया था। प्रैक्टिस सीट के लिए आप लोग को मिला होगा, ये देख लीजिए। प्रैक्टिस सीट के लिए जो है लगभग करके सभी लोगों को मिला था, और सब लोगों को प्रैक्टिस भी करवाई गई थी। तो हमारे हिसाब से लगभग सब लोगों को प्रैक्टिस सीट के लिए दिया गया था। तो प्रैक्टिस सब लोग किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। प्रैक्टिस सीट के लिए इस तरह का मिला था, यह है प्रैक्टिस सीट। जितने लोग करते हैं उनका प्रैक्टिस सीट है, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस सीट आप करते रहें तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस सीट के लिए आवश्यक है इस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि प्रैक्टिस कर लिए, अब भरने की बारी आएगी, तो पहले हम विकल्पों को देखेंगे और उसमें क्या क्या भरेंगे, उस कन्फ्यूजन को हम थोड़ा सा दूर करें। जैसे पहला में है कि परिवार के सदस्यों का नाम, तो परिवार में सदस्य है, पहला नंबर में परिवार के पहले का नाम लिखे, दूसरा तीसरा, जितने परिवार में सदस्य होंगे उतने कॉलम दे करके 1 2 3 4 इस तरह से आप दे करके और उसमें नाम आप भर दें। दूसरा जो आपके पास होगा वो पिता या पति का नाम, जैसे कोई औरत है तो उनका पति का नाम होगा, कोई बच्चे हैं तो उनके, अविवाहित हैं तो उनके मतलब क्या कहते हैं कि पिता का नाम होगा, ठीक है। फिर है परिवार के मुखिया के साथ संबंध। परिवार के मुखिया के साथ संबंध, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज हो गए थे कि जैसे वे खुद हैं परिवार के मुखिया, अगर वो स्वयं है उन्हीं का नाम लिखा हुआ है तो उसमें विकल्प 1 होगा, यानी कि 01। अगर परिवार के मुखिया के साथ उनका संबंध है, पति है या पत्नी है, तो वहाँ पर 2 होगा। अगर परिवार के मुखिया के जिनका सदस्य का नाम लिखा गया है वो बेटा या बेटी है, यानी पुत्री या पुत्र है, तो तीसरा नंबर। यानी परिवार के मुखिया यानी प्रधान है, उनका पोता नातिन या नतनी है, तो उसमें 4 होगा विकल्प। अगर जो क्या कहते हैं मुखिया है, मुखिया के वो माता या पिता है, जैसे मान लीजिए कोई यंग है, वयस्क है, और उनके जो है सो मतलब प्रधान हो गए, तो उनके माता पिता जो है वो अगर हैं, उनका सदस्य का नाम है तो वो 05 आएगा। भाई या बहन है तो उसके लिए 06 होगा, और दादी नानी दादा नाना है तो इसके लिए 8 होगा। पुत्र वधू है यानी पुतोह है, जैसे परिवार के मुखिया है उनकी बहू है तो उसके लिए 07 होगा। अगर परिवार के मुखिया अपने सास ससुर को रखते हैं, अगर पुरुष है होने की स्थिति में, अगर कोई महिला परिवार के प्रधान है तो वैसी स्थिति में जो उनके सास ससुर होंगे यानी उनके पति के माता पिता वो सास ससुर होंगे, उनके लिए कॉलम 9 होगा, यही संबंध होगा। इसके अलावा एक और संबंध जो 10वां कॉलम होगा वह होगा अन्य संबंध। तो अन्य संबंध में जो इन रिलेशन के अलावे आते हैं, साला साली बहनोई, तो ये सब जो आ गए ये सब अन्य संबंध में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन जो आएगा उसमें रहेगा आयु भरना रहेगा। तो आयु में क्या करना है कि अप्रॉक्स करना है। अप्रॉक्स का मतलब हो गया कि आप ये समझ लीजिए कि कोई 6 महीने का है तो 6 महीने का है, इसका मतलब कि वो 6 महीना नहीं लिखेंगे, उसका मतलब हो गया कि वह 1 साल का है, यानी 1 वर्ष से कम जितना भी होगा उस सब में क्या होगा 1 वर्ष लिखाएगा, ठीक है। और जैसे 1 वर्ष से अधिक यानी 1.5 वर्ष का है तो 1.5 वर्ष में आप देखेंगे कि 1 वर्ष 6 महीना है तो 6 महीना में प्लस है तब 2 हो जाएगा, अगर इसमें 6 महीना में माइनस है तो फिर 1 ही रहेगा, ये देखना है, ठीक है। तो आयु को वर्ष में लिख देना है। इसके बाद है तो वर्ष जो लिखेंगे वह भी न्यूमेरिक अरेबिक में ही लिखेंगे, वह अरेबिक न्यूमेरिक में ही लिखेंगे, ठीक है।
इसके बाद है लिंग। लिंग में अगर एक मतलब पुरुष है तो उसके लिए 0 1 डालेंगे, स्त्रीलिंग है तो 0 2 डालेंगे, और अन्य है थर्ड जेंडर है तो उसके लिए 0 3 डालेंगे। वैवाहिक स्थिति में भी थोड़ा कन्फ्यूजन लोग कर रहे थे, उसमें है कि लोग अविवाहित डाल देते थे। नहीं, वर्तमान में विवाहित का मतलब है कि वह शादीशुदा है, सीधा बात समझिए। कभी भी पहले शादी हुई या भी हुई हाल में तो भी वो शादीशुदा है, तो वो वर्तमान में विवाहित है। नहीं, वर्तमान समय में उनका विवाह हो चुका है, ठीक है, और विवाह हो चुका है तो इसके लिए हम डालेंगे 0 2। और विवाह तो हुआ था लेकिन उनके पति या पत्नी मर चुके हैं, तब फिर वो कॉलम 3 में आ जाएगा, यानी या तो वो विधवा है या विधुर है, तो वैसे स्थिति में कॉलम 0 3 होगा। और संबंध विच्छेदित के लिए 0 4 और तलाकशुदा के लिए 0 5। तो संबंध विच्छेदित शब्द जो है हिंदी शब्द हो गया, संबंध विच्छेद। तो संबंध विच्छेद खास करके ऐसी स्थिति में होता है जब कोर्ट से संबंध विच्छेद का मतलब उनको प्रमाण पत्र मिल गया होता है, तो वैसे स्थिति में इसको संबंध विच्छेदित भी कहते हैं। तो ये स्थिति होगी तो 0 4 दे देना है। तलाकशुदा हो तो उनके लिए 0 5 दे देना है। इस पर उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है, अगर साथ में रहते तो साथ लिख देने में बहुत अच्छा है। और तलाकशुदा जिनको तलाक मिल चुका है या दे चुके हैं तो वैसी स्थिति में तलाकशुदा हो जाएंगे, तो वहाँ पर 0 5 का विकल्प चयन करेंगे। इसके बाद है कि 7वां में धर्म के लिए है, जो 7वां कॉलम है उसमें धर्म है, तो धर्म के लिए हिंदू के लिए 0 1 है। इस्लाम धर्म से अगर वो संबंध रखते हैं तो 0 2, ईसाई के लिए 0 3, सिख के लिए 0 4, बौद्ध के लिए 0 5, जैन के लिए 0 6 और अन्य धर्म के लिए 7। यानी अगर ये जो 6 धर्म है उस धर्म के अलावा भी कोई अन्य धर्म को मानते हैं तो वहाँ 7 होगा। और कोई ऐसे भी होंगे जिनका कोई अपना धर्म नहीं होगा, जो कहते होंगे कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए 0 8 का कॉलम बना हुआ है। इसके बाद देखिए 8वां नंबर में है जाति का कोड। तो जाति के कोड में क्या है कि आपको मिलेंगे कुल मिलाकर के 214 ओरिजिनल विकल्प, यानी 214 विकल्प 2 1 4, ये 214 विकल्प रहेंगे जिसमें जाति अंकित रहेगी। इसमें एक और बात समझना है, कुछ ऐसी जातियां होती है जो इस्लाम में भी है और हिंदू में भी है। तो ऐसी स्थिति में जो इस्लाम रहेगा उसमें ब्रैकेट में लिखा रहेगा, जैसे कोई जाति मान लीजिए धोबी है, तो यहाँ धोबी है और आगे में इस्लाम है, तो इसका कोड डालेंगे मुस्लिम, यानी इस्लाम में रहे तो इसके लिए। अगर ऐसे धोबी लिखा हुआ है और यहाँ ब्रैकेट में हिंदू है, तो समझिए कि ये हिंदू धर्म के अंतर्गत जो धोबी है उनके लिए यह कोड लागू होगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही धर्मों में इस तरह की जातियाँ मिलती है। और अपने बिहार में लगभग करके 214 जाति के अंतर्गत ही समस्त जातियाँ समाहित है, उसी में है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए CO सर से संपर्क करके और वो जिसका जाति प्रमाण पत्र निर्गत है वो पूछ लेना है कि सर इनको हम किस जाति के अंतर्गत रखें और किसके अंतर्गत ये आएगा, तो वहाँ आप उसमें उसका कोड डाल सकते हैं रख करके, लिख करके। इसके बाद जो जाति का कोड है इसको भर लेने के बाद जो आता है हमारा वह विकल्प है 9वां, जिसमें शैक्षिक स्थिति है। शैक्षिक स्थिति में है जहाँ तक वो पढ़े हैं उसमें से जो उच्चतम कोड हो, उच्चतम है ना, उच्चतम डिग्री जो उनके पास हो उसका कोड आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई BA है, इसका मतलब वह इंटर भी किया हुआ है। अगर कोई MA है मतलब BA भी किया हुआ है, तो जो इंटर BA MA सब किए हुए हैं तो उसमें न इंटर का पड़ेगा न BA का, वहाँ MA का पड़ेगा, यानी स्नातकोत्तर का पड़ेगा वहाँ पर कोड। और जो PhD किए हुए हैं तो फिर उसमें स्नातकोत्तर का नहीं पड़ेगा, फिर PhD का यानी डायरेक्ट डॉक्टरेट, तो डॉक्टरेट का कोड पड़ेगा वहाँ पर। किस सब्जेक्ट से किए हैं उस विषय के अनुसार आप डाल देंगे। अगर उस विषय के से लगे कि ये नहीं है तो स्नातकोत्तर अन्य या स्नातक अन्य में फिर उसको आप रख सकते हैं कोड में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है कार्यकलाप। कार्यकलाप में क्या है
पहले नंबर पर है सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी है तो 01, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये सरकारी नौकरी क्या हुआ। तो अगर आपके आय का स्रोत सरकारी पैसा है तो समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी में आ जाएगा। चाहे आप नियोजित हो या नियमित हो, आप सरकारी नौकरी के अंतर्गत आ जाएंगे। सरकार के स्रोत से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप सरकारी नौकरी में आ गए। इसके बाद होता है कि संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी। जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो सरकारी की तरह सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, ईपीएफ कटता है और सारी सुविधाएं हैं उनको, तो वो हो जाएगा संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी। जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, LIC के बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो वो सरकारी न होते हुए भी वह सरकारी से भी अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो वो संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी हो गई। और असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी, असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी का मतलब हो गया जहां कल कारखाने हैं और वहां पर जो है सो उनको काम करने को मिलता है, सारी सुविधाएं मिले या ना मिले लेकिन वहाँ काम करते हैं और उनको EPF नहीं कट रहा है, किसी प्रकार का अन्य दूसरे लाभ नहीं है, केवल पारिश्रमिक मिलता है, तो वो असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी कहलाएगा। ठीक है। और असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी में हम तो इसमें देखे हैं तो ड्राइवर का नहीं दिया हुआ है, लेकिन ड्राइवर को भी जो दूसरे के, जैसे कोई ट्रक के मालिक है, ट्रक है उनके पास 10-20 या बस है या कोई गाड़ी है, वो अपने यहाँ रखते हैं ड्राइवर को। तो हमारे नॉलेज में शायद असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी में भी ड्राइवर को रखा जा सकता है। और कुछ ऐसे ड्राइवर भी आते हैं जो सरकारी नौकरी में भी है, जैसे सरकारी क्षेत्र में उनकी बहाली हुई है तो वहाँ पर वो सरकारी नौकरी में आ जाएगा। लेकिन जो किसी के यहाँ ड्राइवरी का काम करते हैं, यानी दूसरे के बस ट्रक पर वो ड्राइवर का काम करते हैं, तो वहाँ हो जाएगा असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी। स्वरोजगार को देखें तो स्वरोजगार जो है का मतलब ये समझ लीजिए, एक लाइन में इसको समझना है। स्वरोजगार जो होगा वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्यकलाप करता है, उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। जब वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्यकलाप कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में हम उसको समझते हैं कि वो स्वरोजगार में है। जैसे कोई अपना दुकान किए हुए हैं, कोई अपना बिजनेस है, व्यापार करते हैं, तो ये हो जाएगा स्वरोजगार। काश्तकार या कृषक, तो कृषक के अंतर्गत, किसान के अंतर्गत, कृषि विज्ञान के अंतर्गत पशुपालन भी आता है, वानिकी आता है ना। चाहे मुर्गा मुर्गी पालन कर रहे हो या गाय बैल भैंस पाल रहे हो या बड़ा सा खटाल खोले हुए हो, ये भी कृषक और काश्तकार के श्रेणी में आ जाएंगे। चाहे आप खेत कर रहे हैं, अपना खेत हो 1-2 बीघा या किसी से बटाई पर लेकर के करते हो, ठेका पर लेकर के ज़मीन आप कर रहे हो, तो भी आप कृषक या काश्तकार की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे किसान के यहाँ जो अकुशल श्रमिक होते हैं, जो काम करते हैं, जैसे खेत में गेहूं है, गेहूं काटने का काम कर रहे हैं या बुआई का काम करते हैं, निराई का काम करते हैं, तो ये लोग आ जाएंगे खेतिहर मजदूर में। निर्माण मजदूर में जो है वो निर्माण मजदूर में आ जाएंगे बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ईंट निर्माण करने वाले लोग जो होते हैं, ये सारे लोग आ जाएंगे निर्माण मजदूर में। ठीक है। और इसमें यह भी ध्यान देना है कि ये निर्माण मजदूर जो होते हैं वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे ग्रिल बनाने वाले लोग भी आ जाते हैं, इसमें निर्माण मजदूर में आ जाएंगे। इसके बाद जो है अन्य में कौन हो जाएंगे? अन्य में जो लोग काम की खोज कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि 2-3 सप्ताह से उनको कोई काम नहीं मिला है, वो काम की खोज कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वे लोग भी इसमें आ जाएंगे, तो ये अन्य में आ जाएंगे, है ना। इसके बाद में होगा जो मिस्त्री है। मिस्त्री का मतलब हो गया जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत करने वाले हो गए, जो प्रशिक्षित है, किसी भी संस्थान से वो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और फिर ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ वो मिस्त्री हो जाएंगे।
फिर हो गया, इसके बाद हो गया कचरा बीनना। कचरा बीनना का मतलब हो गया, जो देखे होंगे कि बोरी ले करके कंधे पर और गांव में घूमते रहते हैं, घर घर घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं पर बोतल पड़ा हो उसको उठा लिया, कहीं पर कोई प्लास्टिक का चप्पल जूता ये इत्यादि मिले तो उसको उठा करके ले जा करके, और एक जो उसके व्यापारी होते हैं उसके पास जा करके बेचते हैं और उसको अपने जीविका का साधन मानते हैं। तो ये जो हो गए वो कचरा बीनने में आ गए। ठीक है, इनका जो संबंध होता है वो उस कचरा के व्यापारी से नहीं होगा, कचरा का व्यापारी अलग हो गया, उसको यहाँ नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं भिखारी, तो भिखारी जिनका जीवन ही भिक्षा मांग करके अपना जीवन भरण पोषण करना है, तो वो भिखारी में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो विद्यार्थी है, या तो अपने गांव में रह करके पढ़ रहे हैं या बिहार के किसी दूसरे ज़िला में रह करके पढ़ रहे हैं, या बिहार से बाहर कहीं जा कर के पढ़ रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा से पढ़ रहे हैं, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी हो जाएंगे। और गृहिणी का मतलब हो गया जो घर में घर के जो कामकाज है, घरेलू कामकाज है, जैसे घर में कपड़े वगैरह अपने परिवार का धोना और फिर खाना पीना सबके लिए बनाना, तो ये सब हो गया गृहिणी। घर के कामों को करने वाली जो महिलाएं होंगी वो गृहिणी हो जाएंगे। और जो कुछ नहीं करते हैं का मतलब है कि जो निःशक्त है, यानी वो उनकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि वो काम कर सके। जैसे कुछ विकलांग है जो काम करते हैं, लेकिन कुछ जो नहीं है, निःशक्त हैं, जिनका शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि काम कर पाते हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उनमें काम करने की क्षमता नहीं है, है ना, मतलब अपना जीवन यूं ही गुजार रहे हैं किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होकर के, तो वो हो गया कुछ नहीं में। ठीक है, इसके बाद आते हैं आवासीय स्थिति में। तो आवासीय स्थिति में जो है, तो इसमें क्या है कि पक्का मकान, तो पक्का मकान का संबंध है ऊपर छत होने से, यानी कि अगर छत पक्का है तो समझिए वह पक्का मकान हो गया। सीधा संबंध छत से है, यानी पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा का है तो विकल्प 0-1 देंगे, और पक्का मकान अगर 1 कमरा का है तो 0-2 देंगे। खपरैल टीन का छत है तो ऐसी स्थिति में 0-3 देंगे। झोपड़ी है, झोपड़ी का मतलब हो गया जो घास फूस से बना हुआ हो, खर वगैरह से बना हो, तो उसमें हम उसे झोपड़ी कहते हैं। छत भी उसी टाइप का बना होता है तो वो झोपड़ी में आता है। और आवासहीन का मतलब हो गया जिनको आवास नहीं है, यानी जो बेघर परिवार होंगे उनके लिए यह विकल्प आएगा। तो ये बेघर परिवार की जो गणना आप पहले चरण में किए होंगे, तो वैसी स्थिति में आपका जो वो विकल्प होगा 0-5 होगा। इसके बाद है कि इसमें ये समझना है कि ये परिवार के सभी सदस्यों में कॉमन आएगा। 11 नंबर विकल्प जो है, क्लियर कर लीजिए कि विकल्प जो 11 है, हमारे पास जो विकल्प 11 रहेगा वह 11 का विकल्प जो आवासीय स्थिति है, वह आवासीय स्थिति सबके लिए एक समान होगा। परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उन सबके लिए जो है ये स्थिति एक समान होगी। यानी पारिवारिक स्थिति का मतलब ये हुआ, सॉरी आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति का मतलब ये हो गया कि जिस घर में रह रहे हैं वह घर सबका है ना, यानी वह सबके लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। केवल यह कॉलम है जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए कॉमन होता है। याद रखिए विकल्प 11, विकल्प 11 यानी आवासीय स्थिति। जो आवासीय स्थिति है यह स्थिति पूर्ण रूप से आप समझिए कि सबके लिए कॉमन हो जाएगा। इसमें जो कोड होगा वह एक ही प्रकार का सभी सदस्यों के लिए भराएगा। ठीक है, इसके बाद है अस्थायी प्रवास की स्थिति का विकल्प कोड डालना है। तो जो बिहार में ही रहते हैं, अपने जगह पर रहते हैं, जहां उनका घर है, जहां वो गणना करवा रहे हैं वहीं पर रहते हैं, तो वहां पर होगा लागू नहीं, यानी अस्थायी प्रवास वो नहीं कर रहे हैं, उन पर ये कोड लागू नहीं होगा, यानी कि 0-1। फिर बिहार में अन्य स्थान पर अगर नौकरी या रोजगार के लिए गए हुए हैं अस्थायी रूप से 6 महीना, साल भर, 2 साल, फिर वहाँ से फिर आते हैं, घर ही पर आते हैं, वहाँ जनगणना नहीं उनको करवाना है, तो वहाँ पर स्थिति आ जाएगी 0-2, यानी कोड आ जाएगा 0-2। बिहार में अन्य स्थान पर अगर शिक्षा के लिए गए हैं, बिहार में ही, जैसे दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में चले गए हैं,
या मुजफ्फरपुर में है, सारण जिला में है, पूर्णिया में है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा बिहार में अन्य स्थान पर शिक्षा का विकल्प 03। अन्य राज्य में नौकरी या व्यापार करने के उद्देश्य से गए हुए हैं और स्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, प्रवास करते हैं, तो 04 होगा। और अन्य देश में नौकरी या व्यापार करते हैं, मान लीजिए भारत के है वो और दूसरे पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका, इंग्लैंड, किसी दूसरे मतलब देश में गए हुए हैं व्यापार या नौकरी के लिए, तो वहाँ विकल्प होगा 05। और अन्य राज्य में शिक्षा के लिए गए हुए, बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, केरल, दिल्ली, अन्य किसी दूसरे जगह पर गए हुए हैं, तो वहाँ पर विकल्प हो जाएगा 06 शिक्षा के लिए अगर गए हुए हैं अन्य राज्य में, या अन्य देश में शिक्षा के लिए गए हुए हैं तो 07 का विकल्प होगा। ठीक है। इसके बाद जो 13 नंबर है, कंप्यूटर या लैपटॉप से संबंधित कोड है। तो कंप्यूटर और लैपटॉप से संबंधित है कि अगर कंप्यूटर है इंटरनेट के साथ तो वहाँ पर 01 कोड भराएगा। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है लेकिन इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, इंटरनेट नहीं रहता है उनके पास, तो वो 02। और अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो वहाँ नहीं होगा। ये परिवार में हर व्यक्ति का अपना होगा, जिन व्यक्ति का वह लैपटॉप या कंप्यूटर है बस उसी में यह कोड भरना है, बाकी सभी सदस्यों का अपना। इतना ही समझ लीजिए कि ये विकल्प व्यक्तिगत है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, मतलब सॉरी, किसी परिवार का वो चीज़ नहीं है, मतलब एक व्यक्ति का है, व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत का मतलब हो गया कि उस जिसका हम विवरण लिख रहे हैं उस व्यक्ति के पास यह है कि नहीं है। ठीक है। मोटरयान के संदर्भ में है कि अगर 2 पहिया वाहन है तो 01 है, अगर 3 पहिया वाहन है तो 02, 4 पहिया वाहन है तो 03, ट्रैक्टर है तो 04, 6 पहिया वाहन या उससे अधिक पहिया वाहन है तो 5, और जिनके पास कुछ नहीं है तो विकल्प 6 होगा। अब समझ लीजिए कि जिनके पास 2 पहिया वाहन भी, मोटरसाइकिल भी है, टेम्पो भी है, स्कॉर्पियो भी है, तो 4 पहिया वाहन में स्कॉर्पियो आ गया, तो यानी 4 पहिया का कोड भराएगा। और इन सब के बाद ट्रैक्टर भी है तो ट्रैक्टर का कोड, उसके बाद अगर ट्रैक्टर से बड़ा गाड़ी, ट्रक वगैरह है तो फिर ट्रैक्टर तक गौन हो जाएगा, और 6 पहिया वाहन या उससे अधिक का कोड यानी 05 वहाँ भराएगा। ठीक है। इसके बाद है कि कृषि भूमि के संदर्भ में, अगर कृषि भूमि है तब तो 01 के बाद का कोड भराएगा, अगर नहीं है तो वहाँ पर 01 कोड भरना है। यानी कृषि भूमि अगर नहीं है, शून्य है, तो वहाँ 01। फिर अगर 50 डिसमिल तक है, 0 से 50 डिसमिल तक कोड 02। इसी तरह से 03 से कुल मिलाकर के 10 तक है, अगर 5 एकड़ से अधिक है तो 10 है कोड। ठीक है। तो ये इस तरह के कोड है, इसको भर लेना है, बहुत आसान यहाँ रहेगा। इसके बाद जो कोड है वह है आवासीय भूमि का। तो आवासीय भूमि में जो घर में गार्जियन होंगे, कम से कम उनके नाम पर भूमि होगा ही, तब तो वो घर बना हुआ है। इसलिए जो परिवार के किसी एक सदस्य के पास आवासीय भूमि होना आवश्यक है, और वो बाकी अगर नहीं है वो दूसरे सदस्य के पास, तो वहाँ पर भूमिहीन में 01 कॉलम होगा। और अगर 5 डिसमिल तक है तो 02, 5 डिसमिल से 10 डिसमिल के बीच में है तो इसके लिए 03 है, 10 डिसमिल से 15 डिसमिल के बीच में है तो 4, और 15 डिसमिल से लेकर के 20 डिसमिल तक है तो 05, 20 डिसमिल से अधिक है तो 6, और बहुमंजिला इमारत है, फ्लैट है तो 07 वहाँ होगा। ठीक है। यह आवासीय भूमि का विवरण हो गया। अब आते हैं कि आय, आमदनी के लिए विकल्प इजी है। जिनके पास 6000 से कम है तो 01, 6000 से कम है तो 01, अगर 10,000 और 6,000 के बीच में है तो 02, और 10 से 20 के बीच में है तो 03, 20 से 30 के बीच में है तो 04, और 30 से 40 के बीच में है तो 05, 40 से 50 के बीच में है तो 06, और 50,000 से अधिक है तो 07, और जो कोड में आप कार्यकलाप में कोड में जो 13 से लेकर के 15 का कॉलम है, तो 13 से 15 का कॉलम कार्यकलाप में आप देख लीजिए कि 13 से 15 का कॉलम जो है वह है विद्यार्थी, गृहिणी और कुछ नहीं। इस तीनों के लिए 08 होगा, यानी उसकी आमदनी वहाँ शून्य हो जाएगी, यानी उनके पास कोई आमदनी नहीं है, यानी वहाँ पर लागू नहीं होगा यह आमदनी वाला, तो 08 का कॉलम होगा। तो इस तरह से हम सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके भर सकते हैं। तो प्रपत्र भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब
अब आ गई मोबाइल पर भरने की। तो मोबाइल पर आप जैसे ही खोलेंगे, प्रगणक जो होंगे जिस क्षेत्र के, वो अपना आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको रहेगा सर्वे, ठीक है, सर्वे करना है, एडिट डाटा सर्वे। तो जहाँ पर अगर सर्वे करने में है उसको क्लिक करेंगे ऊपर वाला। तो पहले आप अपना विवरण पूरा प्रोफाइल देख लीजिए कि आपका जो ब्लॉक है, जो गन्ना ब्लॉक है, जो वार्ड दिया गया है, जो आपका नाम है, वो सारा ठीक है कि नहीं है। वो सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब आपको जो विवरण दिया गया हुआ है जो मोबाइल में, वो सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप मोबाइल पर आप अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपको प्रोवाइड कराया गया है, मोबाइल पर मैसेज गया हुआ है, उससे आप खोल लेंगे। खोलने के बाद क्या होगा, तो आप उसमें सर्वे डाटा में जाएंगे। परिवार, जिस परिवार का मुखिया आप डाले होंगे कि इस परिवार में जाना है हमको, उसके मुखिया का नाम और उसमें फैमिली मेम्बर कितने हैं उसका नाम दिया होगा, उसको क्लिक करेंगे। तो अब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर रहेगा कि सर्वे करने के लिए, तो जैसे ही आप प्रपत्र को स्कैन करेंगे बारकोड को, तो आपको प्रपत्र संख्या आ जाएगा, उसको प्रपत्र में भर लेंगे। और भरे हुए अगर हैं पहले से तो उसको आप प्रपत्र सामने में रखिए, मोबाइल में उसको दे करके नाम का स्पेलिंग, ब्लॉक लेटर यानी इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर में भरना है मोबाइल में, ठीक है। कैपिटल लेटर में भर लेंगे। पिता और पति का नाम है उसमें भी कैपिटल लेटर में आप भर लेंगे। और नाम और उपनाम के बीच में उपनाम, सॉरी, मतलब टाइटल जिसको बोलेंगे, जैसे राजेश कुमार हुआ था, राजेश के बाद थोड़ा स्पेस दे दीजिए और कुमार डालिए। अगर राजेश कुमार शाह या महतो या कुछ भी है तो फिर कुमार के बाद थोड़ा सा स्पेस, मैंने स्पेस दे करके और उसके बाद लिखिए उसका टाइटल, है ना। फिर पति या पिता का नाम है उसमें आप इसी तरह से नाम भरिए, सब कैपिटल लेटर में ही भरना है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। तो इसलिए आप आधार नंबर लास्ट में है कि आधार नंबर भी आपको लेना है। तो आधार नंबर जो लेंगे तो आधार नंबर पर जो स्पेलिंग है उनसे पूछ लेंगे कि ये सही स्पेलिंग है, तो वो स्पेलिंग ले करके उसको भरेंगे। सही स्पेलिंग इंग्लिश में आप जैसे रफ पेपर, पहले आप जाएंगे तो वहाँ रफ पेपर ले लेंगे और रफ पेपर पर पूरा विवरण ले लीजिए। फिर आकर के आराम से इसको अलग शांत जगह पर प्रपत्र को सही से भरिए। याद रखिए ब्लैक बॉल पेन से ही भरना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है। किसी भी हाल में उस प्रपत्र को मोड़ना फाड़ना इधर उधर नहीं करना है। बच्चों से उसको दूर रखिए। अलग से उसको जब भी आप घर से बाहर निकले तो पॉलीथीन में, पन्नी में रख लीजिए, वाटरप्रूफ पन्नी में रख लीजिए ताकि वह भीगे नहीं, खराब नहीं हो। इसकी सारी जिम्मेवारी प्रगणक की होती है या संबंधित सुपरवाइजर की होती है। तो ऐसी स्थिति में आप इस बात का सुनिश्चित कर लें कि आपको जो प्रपत्र मिला है वो बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए। आपको कोड दिया गया होगा, उस कोड पर रख करके जितने परिवार में आ जाना है, मान लीजिए 10 परिवार में जाना है तो आप पहले से पूर्व निर्धारित कर लीजिए बस 10 प्रपत्र लेकर के निकलिए, या नहीं तो आप प्रपत्र लेकर के ना निकलिए, सारा विवरण आपको जो है वो लिख लीजिए। और सबसे अच्छा उपाय जो है हमारे हिसाब से, आप देख लीजिए कि आपके क्षेत्र में किस किस जाति के लोग रहते हैं, उस जाति का नाम और आगे कोड आप लिख लीजिए। उतना ही का, आपको पूरी जाति के कोड से क्या मतलब है, बस आप उस जो आपके क्षेत्र में कितनी जातियाँ हैं, मान लीजिए किसी के क्षेत्र में 5, 6, 10, 20, इससे ज़्यादा क्या होगा, उस जाति का नाम और कोड आगे लिख लीजिए। जो मिले उसका कोड उसमें भरते जाइए कि ये कोड है, ये कोड है, बस आपको आसान रहेगा, ठीक है। रफ पेपर पर इतना काम आप कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ से आइए, फिर आप उसको क्लियरली आप कर सकते हैं। फिर मोबाइल पर आप जो भी डाटा प्रविष्ट करेंगे, तो जब तक एक परिवार में 4 सदस्य मान लीजिए है, चारों सदस्य का जब तक नहीं भराएगा तब तक सबमिट नहीं होगा। सबमिट करने से पहले उसको एक बार बढ़िया से मिलान कर लीजिए कि सब कुछ है ठीक कि नहीं। अगर उस सब आप कंफर्म हो गए कि सब कुछ ठीक है तभी सबमिट कीजिए। 3 बार उससे आपको सबमिट के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो तब तक आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार सबमिट कर दिए, प्रगणक के पास जैसे ही सबमिट हो जाएगा वो सुपरवाइजर के पास जाएगा, तो सुपरवाइजर उसको तभी उसमें कुछ सुधार करना हो, संशोधित करना हो तो वो सुपरवाइजर इसके बाद कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप पहले सुनिश्चित हो लें कि ये सब कुछ ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं आगे, जैसे देख लीजिए कि विकल्प कोड सारा चीज़ आप ठीक ठाक भर लिए मोबाइल में, उसके बाद आप उसको कर दिए, सबमिट कर दिए, तो उसमें भी जो कॉलम आता है उसमें जैसे टच करेंगे आप, वो सारा कॉलम खुलता है। उस कॉलम में आप सही से किस कॉलम को टच किए हैं और वो सही भराया कि नहीं, उसको एक बार पढ़ लीजिए। अच्छा, एक और है पहले कि उसमें एक आता है
3 कॉलम जो पहले निकलेगा वो 3 कॉलम क्या है देखिए। जैसे आप उसको करेंगे तो उसमें रहेगा कि यहाँ रहते हैं, तो यहाँ रहते हैं तो उनका जनगणना में फिर आगे नाम आएगा, लिख दीजिएगा। जैसे कि जगह यहाँ नहीं रहते हैं बस वो कॉलम खत्म, आगे का 17 कॉलम आपसे नहीं मांगा जाएगा, यानी उसमें विकल्प नहीं देगा। और अगर जो मृत है तो उसमें जैसे करेंगे तो उसमें लिखे मैंने ऑप्शन में आता है कि जीवित नहीं, उसको अगर क्लिक करते हैं मतलब कि उनका कोड बंद, अब उनका विवरण आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मृत आप घोषित कर दिए तो फिर उनका विवरण आगे नहीं आएगा। फिर लेकिन उस पर आप फिर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है कि है कि नहीं है, क्या है, उसको करके आप देख सकते हैं। आपके यूजर आईडी पासवर्ड जो मिला है यानी मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है उसके आधार पर आप उसको खोल करके सारा विवरण भरना है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि लगभग करके ये सब कुछ सुनिश्चित ऐसे है करना। अंत में जो लास्ट मेरा वक्तव्य रहेगा वो ये, इतना सब बताने के बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कमी हो, कोई डाउट हो, तो आप अपने मास्टर ट्रेनर से संपर्क करके उनसे ये जानकारी लेकर के कंफर्म हो लीजिए, है ना। कहीं हमारे कहने में भी कहीं कोई त्रुटि रह गई हो सकता है कि हम जो प्रशिक्षण लिए हो सकता है उसमें कमी हो गई हो, या हमने जो पीपीटी पढ़ा उसमें हमारी समझ में भी कमी हो गई हो। इंसान है तो इंसान में कमी हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप सुनिश्चित होकर के ही अपने जो मास्टर ट्रेनर है या जो चार्ज पदाधिकारी वीडियो सर हैं उनसे संपर्क करके आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इसके बाद आप क्षेत्र में घूमें। इस वीडियो बनाने का मेरा जो सबसे मूल उद्देश्य था कि आपको जो काम मिला है वह काम आप सही ढंग से कर पाएँ, सफलतापूर्वक कर पाएँ, किसी प्रकार का कोई ब्लेम ना आए, सही ढंग से सटीक ढंग से कर पाएँ, बस मेरा ये उद्देश्य है, ताकि सभी लोग सही ढंग से कर सके। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हैं, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि इससे कोई जो दूसरे लोग होंगे वो लाभ उठा सके, है ना। और हम अपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाते हैं एजुकेशन से संबंधित। हमारे वीडियो चैनल का नाम है लर्निंग क्लासेस। तो अगर आप YouTube पर डालेंगे लर्निंग क्लासेस बाय एच कुमार तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।